हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को समझा था। इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स जो हैं उसको हम समझ रहे हैं। ये पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, जो कि वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? यह भी हमारी पीयूष ग्रंथि का जो भाग है उससे रिलीज होता है। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, यानी कि ये हार्मोन रिलीज होता है पीयूष ग्रंथि से, किंतु जाकर के हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसको उद्दीपित करता है ना। और सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस से TSH-RH निकाला जाता है। TSH या RH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। तो जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, तो TSH रिलीज होता है। अब TSH जब रिलीज होगा तो ब्लड के जरिए प्रवेश करेगा थायराइड ग्रंथि के निकट, तो थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो जाएगी और थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करने लगेगी। जब ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म ये नियंत्रित कर सकता है। अगर ये थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाए तो व्यक्ति का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो उसके लिए थायरॉक्सिन को निकलना पड़ेगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन को निकलने के लिए TSH हार्मोन को स्रावित होना बहुत आवश्यक है। फिर है ACTH, ये है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब इसी तरीके से ये हार्मोन भी कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, और जैसे ही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो वैसे ही ACTH का स्राव पीयूष ग्रंथि से होने लग जाएगा। जब पीयूष ग्रंथि ACTH का स्राव करेगी तो फिर ये ब्लड के ज़रिए प्रवेश कर जाएगा हमारी एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, अंदर का भाग मेड्यूला, बाहर का भाग कॉर्टेक्स होता है। तो जो मेड्यूला वाला पार्ट है वो कैटेकोलेमिन, और बाहर का जो है वो कॉर्टिकॉइड्स, ये हार्मोन की प्रकृति होती है, उनको स्रावित करता है। तो जैसे आपके एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स भाग को उद्दीपित करता है ACTH जा करके, और वहाँ से कॉर्टिकोइड्स को प्रेरित करेगा। कॉर्टिकोइड्स प्रेरित होंगे तो फिर वहाँ से जो हार्मोन है वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्टिकोइड्स। क्या है? हार्मोन का ही नाम है एक प्रकार का। नेक्स्ट है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम जनन प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन जा करके गोनाड्स यानी कि महिला के शरीर में तो अंडाशय को, और पुरुष शरीर है तो वृषण के लिए प्रेरित करता है। तो जब ये इस हार्मोन को जब ये पीयूष से रिलीज होगा तो ब्लड के माध्यम से होता हुआ अंडाशय वृषण तक पहुंचेगा, और वहाँ पहुंचकर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करेगा। oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा महिला के शरीर में फॉलिकल बॉडी अंडाशय में परिपक्व, अंड में परिपक्व होंगी, एग में परिपक्व होंगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो है स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्म में परिवर्तित होना शुरू होगा, उसमें परिपक्वन होगा। अब ये दो प्रकार का होता है गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। एक का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे पहले तो जो आपकी जो मेल हैं उनमें FSH का फंक्शन होता है, और क्या होता है देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ये सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो और इसके लिए प्रोटीन हार्मोन का स्राव करता है। यह स्पर्मेटोगोनिया को प्रेरित करके स्पर्म निर्माण कराता है। यानी कि जो FSH है वो पुरुषों में जो सर्टोली कोशिका है उसमें प्रोटीन बाइंड करा करके स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करवाता है, जबकि LH जो है इसे ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित कराता है। तो एंड्रोजन किसने स्रावित कराया था? एंड्रोजन FSH ने, और टेस्टोस्टेरोन कौन करा रहा है? LH के द्वारा। तो LH और FSH मिलकर दोनों कार्य करते हैं, और दोनों एक साथ जो पुरुष में शुक्राणु है उनके परिपक्वन में भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में FSH क्या करता है? महिलाओं में FSH एस्ट्रोजन को प्रेरित करता है, और जो LH होता है वो
प्रोजेस्टेरॉन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो FSH की यदि हम बात करते हैं तो जो हमारी प्री मॉडल सेल होती हैं, यानी जो हमने अभी कहा था कि जो पुटिकाएँ फॉलिकल्स हैं, आद्य पुटिका यानी जो महिला को जन्म से प्राप्त हुई हैं, उनको प्रेरित करके ग्राफियन फॉलिकल के रूप में विकसित कर देता है, उसका थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया, मतलब प्राइमरी, टर्चरी और फिर जो फाइनल ग्राफियन बन जाती है ना, उसमें प्रेरित कर दिया। तो FSH सबसे पहले आद्य पुटिकाओं को प्रेरित करके उसको ग्राफियन फॉलिकल के रूप में विकसित करता है। यह प्रक्रिया फॉलिकुलोजेनेसिस कहलाती है। एस्ट्रोजन स्राव को प्रेरित करता है और अंडजनन में सहायता करता है। नेक्स्ट है LH। यह द्रुत स्राव के कारण ग्राफियन फॉलिकल से परिपक्व अंडाणु बाहर उत्सर्जित होता है, मतलब ये तेजी से बहता है जब LH। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर जो अंडाणु का निर्माण हुआ है उसको बाहर निकलवाता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग क्या प्रक्रिया है? अंडाशय से एग का बाहर की ओर रिलीज होना, ये अंडाशय की से अंडोत्सर्ग कहलाता है। जिसके LH की आवश्यकता होती है, कार्पस लुटियम के निर्माण व मेंटेन का कार्य करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन के स्राव के लिए भी आवश्यक है। अब एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं इनको। तो सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और यहाँ पहले हम मेल बॉडी में समझते हैं इसको। तो जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, उससे 2 हार्मोन रिलीज हुए। FSH कहाँ से हो रहे हैं? अग्रपाली से रिलीज हो रहे हैं। अब तक हम जितने हार्मोन पढ़ रहे हैं अग्रपाली से हो रहे हैं। पश्चपाली से 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एंड एक तो आपका वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अग्रपाली से FSH और LH रिलीज हो रहे हैं। पुरुषों के शरीर की अगर हम बात करें तो FSH रिलीज होकर के सबसे पहले सर्टोली कोशिका को निर्माण कराने की कोशिश करता है, और किसका स्राव करता है? ये एंड्रोजन का है ना। तो सर्टोली कोशिका का निर्माण कराएगा और उसको स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित कराएगा। वहीं LH क्या करता है? ये अंतराली कोशिका के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन को भी, ICSH को भी रिलीज कराता है। फिर जब ये दोनों रिलीज होंगी तो क्या होगा? सर्टोली कोशिका कैसी होती है? सर्टोली कोशिका कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जो हमें डायग्राम में दिख रही है, और जो बीच बीच में संरचनाएं दिख रही हैं उन्हें हम लैडिक कोशिका कहते हैं या अंतरालिक कोशिका कहते हैं। तो ये क्या कर रही हैं? ये बीच बीच में जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो बड़ा गोला है उसके अंदर जो हमें छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है, इन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया ही जो है सर्टोली कोशिका के अंदर स्थित है, और बड़े मतलब विकसित होकर के मैच्योर होकर के स्पर्म बन जाएंगी। फिर जो यहाँ पर इस संरचना दिख रही है इसे सेमिनिफेरस ट्यूब कहते हैं, जो वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, सेमिनिफेरस ट्यूब। ठीक, और जब लैडिक कोशिका अंतराली कोशिका विकसित होंगी तो फिर वो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। इसलिए हमने कहा था कि LH जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का स्राव कराता है। अब हम देखते हैं फीमेल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम दिखाया गया, ये अंडाशय का डायग्राम है, ओवरी का डायग्राम है। इसमें ये जो आपको लगी हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये एक प्रकार की पुटिकाएं हैं जो महिला को उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। इन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, मतलब ये अनडेवलप्ड एग हैं एक प्रकार के। धीरे धीरे इनमें से कोई एक फॉलिकल्स जो मैच्योर होगी वो आगे आएगी। पहले वो प्राइमरी बनेगी, फिर वो सेकेंडरी बनेगी, फिर वो टर्शरी बनेगी, और टर्शरी बनने के दौरान जब वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी तो फिर वो कहलाएगी ग्राफियन फॉलिकल। अब ये क्या है? एक एग है जो अपने विकास की अवस्था में है, और क्या कर रहा है? ये एग पूरी तरीके से विकसित हो रहा है। अब ग्राफियन फॉलिकल्स तक, यानी आद्य पुटिका से ग्राफियन पुटिका तक का जो समय वो FSH के अंडर में बीता है, उसने ही इनको ग्रोथ करवाई है, और धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है। अब 13th डे, जो यानी कि जो 13वां दिन होगा ये फॉलिकल निर्माण होने का, उस दिन जब या तो एग बाहर की तरफ रिलीज होगा। ठीक है, अब एग बाहर की तरफ रिलीज होगा, इसका मतलब कि जो ऊपर का आवरण है वो हट जाएगा। जो ऊपर का आवरण है वो एक तरीके से किसका बना हुआ है? वो आपका कार्पस लुटियम का बना हुआ था। तो ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया करवाने के लिए, कार्पस लुटियम को हटाने के लिए ये सारी प्रोसेस कौन कराता है? LH। ठीक है, एग बाहर रिलीज हो जाता है और कार्पस लुटियम अलग रिलीज हो जाता है। ये घटना कब होती है? 28वें दिन तक LH का प्रभाव चलता रहता है, 13वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और हाँ, यहाँ से हार्मोन की बात करें तो जो हमारी टर्शरी फॉलिकल है वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और जो हमारा 13वां दिन बीत जाता है तो कार्पस लुटियम के पश्चात उससे कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं LH व FSH के कार्य की। ये हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ ली है,
और डायग्राम से भी चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्ट वर्ड जहाँ भी आए वायु में, उसका मीनिंग कैसे है, वायु के फिजिक्स में भी एक लैक्टोमीटर भी होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, दूध से, यानी कि मिल्क से। तो दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं ना। तो ये क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन है एक प्रकार का, स्तन ग्रंथि को मेमोट्रॉफिक हार्मोन भी हम कह सकते हैं, स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है। प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड का विकास करता है। कहाँ से रिलीज होगा, अग्रपाली से ही रिलीज होगा ये भी। अब बात करेंगे मध्यपालिक, यानी जो बीच का भाग हम लोगों ने देखा था ना, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले आता है MSH, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट क्या होती है, मेलानोसाइट वो हमारे स्किन में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं जो मेलेनिन नाम के वर्णक का स्राव करती हैं। ये मेलेनिन नाम का वर्णक हमारे शरीर में क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर को सूर्य के जो सनलाइट है ना, सूर्य की रोशनी है, उसके अगेंस्ट एक काले रंग का पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा सूर्य या धूप की प्रेजेंस में हम काले महसूस करते हैं ना खुद को, कि हमारा रंग डल हो गया। तो क्या हो गया कि हमारी कोशिकाओं ने, मेलानोसाइट्स ने मेलेनिन वर्णक का निर्माण किया है। ठीक है, मेलानोसाइट में मेलानिन पिगमेंट का संश्लेषण होता है, गहरे रंग के लिए ये जिम्मेदार है। और ये जो मेलानोसाइट है, इस सनलाइट की उपस्थिति में MSH बढ़ेगा तो मेलानिन संश्लेषण भी बढ़ जाएगा और स्किन का कलर डार्क हो जाएगा। और सनलाइट अगर कम है तो MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा और मेलानिन का संश्लेषण कम होगा और स्किन को कैसी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। तो मध्यपाली तक के हार्मोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम पश्चपाली के हार्मोन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।